आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। भारत आज साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब बात आती है कोल एनर्जी की, तो इसे बचाए रखने के लिए हमारे कई वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर कोयला कैसे बना, इसका स्वरूप कैसे बदला और भविष्य में इसे कैसे एक ऊर्जा के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाए। कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन है। देश की ऊर्जा मांग का लगभग 55% है। देश की औद्योगिक विरासत स्वदेशी कोयले पर विकसित हुई थी। पिछले 4 दशकों में भारत में वाणिज्य प्राथमिक ऊर्जा खपत में लगभग 700% वृद्धि हुई है। भारत में इस समय वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा प्रति व्यक्ति खपत लगभग 350 किलो OE प्रति वर्ष है, जो विकसित देशों की अपेक्षा काफी कम है। बढ़ती हुई जनसंख्या, अर्थव्यवस्था के विस्तार और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के प्रयासों से प्रेरित भारत में ऊर्जा का उपयोग बढ़ने की संभावना है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की सीमित भंडार क्षमता, जल विद्युत परियोजना और पारिस्थितिकीय संरक्षण प्रतिबंध और परमाणु ऊर्जा के भौगोलिक राजनीतिक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य का केंद्र बिंदु बना रहेगा। कोयला एक ज्वलनशील काली या भूरी काली तलछटी चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं। कोयले को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। कोयलों में उन पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है जो लाखों साल पहले दलदली जंगलों में रहते थे। इसीलिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितनी मात्रा में इसकी भविष्य में बनने की संभावना है, इन तमाम बातों पर भारतीय वैज्ञानिक दिन रात शोध करते हैं। भू रसायन पृथ्वी तथा उसके अवयवों के रसायन से संबंधित विज्ञान है। भू रसायन पृथ्वी में रासायनिक तत्वों के आकाश तथा काल में विवरण तथा अभिगमन के कार्य से संबंधित है। नवीन खोजों की ओर अग्रसर होते हुए कुछ भूवैज्ञानिकों ने नूतन विज्ञान भू रसायन को जन्म दिया। ये विज्ञान नित्य नए प्रयोगों द्वारा खुद को स्थापित कर रहा है। चलिए आज आपकी मुलाकात करवाएं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी में साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत डॉक्टर रंसी पॉल मैथ्यू से। मेरा नाम रंसी पॉल मैथ्यूस है और मैं साइंटिस्ट डी हूँ यहाँ पे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस में, और मैं एसोसिएटेड हूँ एडवांस्ड कोल पेट्रोजियोकेमिकल लैब के साथ। और मेरा काम बेसिकली ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री है। अलॉन्ग विद दैट आई डू कोल पेट्रोग्राफी ऑल्सो। सो ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री कई लोगों को पता नहीं होता है कि क्या सब्जेक्ट है। बेसिकली वो है कि जियोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन टुगेदर। कई सारी चीज़ जैसे कि सेडिमेंट्स वगैरह में कुछ कंपाउंड्स जो होता है केमिकल कंपाउंड्स, उसको आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पे हम लोग पुराना क्लाइमेट, पुराना वेजिटेशन, बायोजियोग्राफी ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री, बेसिकली हम लोग वही करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कोल पेट्रोग्राफी। कोल पेट्रोग्राफी क्या होता है? कोल की स्टडी है, तो कोल का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका कॉम्पोजिशन
बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक एंड मेगास्कोपिक एस्पेक्ट्स पे। हम लोग बेसिकली माइक्रोस्कोपिकल एस्पेक्ट्स पे करते हैं और कैसे बना था, क्या क्या फ्लोरा रहा था, किस टाइम पे कैसे बने थे, और एनवायरनमेंट कैसा रहा, कौन सा फ्लोरा इसका सोर्स है, ये सब बेसिकली इसका देखते हैं। और इसका यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट्स भी, कोल का यूज़ है वो डायरेक्टली कॉमन मैन के डेली यूज़ से जुड़ा हुआ है। बेसिकली आप देखा जाए तो कोल का प्रोडक्ट्स जो है कुकिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मेटल्स, बहुत सारा इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। तो ये जो है कॉमन पीपल का लाइफ के साथ ऑलवेज जुड़े रहता है। 70% ऑफ द एनर्जी आजकल हमारा यूज़ होता है वो 70% सॉलिड फॉसिल फ्यूल से ही मिलता है, एंड बेसिकली ये जो है ये कोल से ही जनरेट होता है। डेली यूज़ कॉमन मैन का भी और इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। बेसिकली एप्लीकेशन ये इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो बेसिक्स फंडामेंटल रिसर्च को एप्लीकेशन है, एक दूसरा अप्लाइड साइंस। वो फंडामेंटल जो है वो रिसर्च एस्पेक्ट में बहुत यूज़फुल है, जैसे कि ये जो कोल का जो भी सीक्वेंसेस बने थे, ये कब बने थे, कैसे बने थे, और किस लिए बने थे, उसका क्लाइमेट, और बहुत सारा चीज़ें हैं जो पुराना चीज़ है वो सब जान सकता है। एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स में हम आएगा तो ये बेसिकली यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट, इंडिया में कितना रिसोर्सेस है उसको कैसे हम यूटिलाइज कर पाए। जैसे कि देखा जाएगा तो 30-40 ईयर्स के लिए तो कोल का यूज़ तो होगा ही होगा, बिकॉज अदर फ्यूल्स आ रहा है, जैसे अदर फ्यूल्स नहीं, अदर सोर्सेस आ रहा है, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस, सनलाइट एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट स्टिल इसका यूज़ तो कंटिन्यूस रहेगा ही, एंड रिसोर्सेस भी इंडिया में इतना ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा, अवेलेबल यूटिलाइजेशन, तो उसके बारे में रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इसका स्टडी एस्पेक्ट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन मैन लाइफ के लिए भी, और रिसर्च एस्पेक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा जाएगा तो अराउंड 100 ईयर्स बैक से ही माइनिंग शुरू हुआ है कोल का, लेकिन देखा जाएगा तो अराउंड 40 ईयर्स के लिए भी रिसोर्सेस अभी भी है हमारे पास, और जब तक रिसोर्सेस रहेंगे तब तक को यूटिलाइजेशन होगा ही होगा। डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब देखा जाए तो 2022 में जितना एनर्जी हमारे पास चाहिए था उसका डबल यूज़ होगा, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स के बाद, एक डेकेड बाद डबल एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास और सोर्सेस कम है, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका तो यूज़ होना ही होना है। तो इसीलिए डेफिनेटली कम हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहा है, लेकिन उसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज होना है उसको हम रिसर्च से देखना पड़ेगा कि कम पैसे में कितना ज़्यादा एनर्जी और वाटर में भी उसका आउटपुट कैसे मिल जाए। ये रिसर्च का एस्पेक्ट है, ये हमको देखना चाहिए। एक्चुअली क्या है वो बेसिकली कोल जो है बना है प्लांट ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट से बना हुआ है। देखा जाएगा तो 2 मेन कोल फॉर्मिंग पीरियड था अर्थ में। एक टर्शरी पीरियड हम बोलते हैं जैसे कि अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अप्रॉक्सीमेट पहले, और एक हुआ था 250 अप्रॉक्सीमेट मिलियन ईयर्स बैक। उसी टाइम पे एक कंडीशन ऐसा रहा, पूरा दुनिया में प्लांट्स कवर्ड रहा, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये फॉरेस्ट वगैरह बने रहे, एंड ये सब डेड हो गया और ये डिपॉजिट हो गया, जुड़ गया, ऐसे मिलके ये कोल और डिपॉजिट्स अभी जो मिल रहा है वो उसी टाइम का बना हुआ है, तो उसी टाइम का फॉरेस्ट से बना हुआ है। सो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो प्रोसेस है, लेकिन आज जो जल्दी नहीं हो पाता है, ये इसका मतलब है कि बहुत जल्दी नहीं हो, बट इट टेक्स टाइम। तो उसी टाइम पे जो प्लांट्स वगैरह था वो डेड होके वो कॉम्पैक्शन हो गया एंड अदर प्रोसेसेस हो गया। उसके बाद अभी कोल रिसोर्सेस, बेसिकली मैं एक ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट हूँ, कोल पेट्रोलॉजी भी साथ में करती हूँ। तो मेरा बेसिक एस्पेक्ट था वेस्टर्न इंडियन लिग्नाइट्स, जो कोल का ही लो ग्रेड है, लो रैंक कोल है, उसका फॉर्मेशन कैसा रहा, उसका कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में बना था, पैलियो जियोग्राफी। एक्चुअली ये कोल जो है ये एक रिपोजिटरी है, एक लाइब्रेरी जैसा है। इसमें हम लोग अगर देखा जाएगा तो बहुत सारा इसमें जो मटेरियल्स है वॉटएवर इट में भी जो बना हुआ है, उसी से हम लोग बहुत सारा चीज़ें पुराना जैसे कि फ्लोरा हो, क्लाइमेट हो, बहुत सारी चीज़ें, बेसिन के बारे में कैसे बने थे, कब बने थे, और उसी टाइम पे क्या क्या
अर्थ में हुआ था, क्लाइमेटिक कंडीशन वॉट एवर में भी चेंजेस, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इससे हमें पता चलता है, फ्रॉम माइनर थिंग टू मेजर थिंग। जैसे कि छोटा वो वेदर चेंज हो या फिर बहुत बड़ा सा क्लाइमेटिक चेंज हो, ये सब पता चलता है। तो ये बेसिकली मैं कर रहा था पहले। अभी थोड़ा सा अप्लाइड एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनर्जी इज़ वन बहुत बड़ा चीज़ है हमें चाहिए। तो एनर्जी बेसिस जो फोकस्ड काम अभी थोड़ा सा शुरू किया हमने, एक नया लैब भी अभी यहाँ पे डेवलप हुआ है, एडवांस कोल पेट्रो जियोकेमिकल लैब। उसमें हम लोग बेसिकली इससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है और अदर यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट्स क्या होगा, अब आगे इस पे ही फ्यूचर में हम लोग रिसर्च करेंगे। बेसिकली इंडिया में ये कोल पहले से बहुत अराउंड 100 ईयर्स पहले ही मैंने बताया था कि माइनिंग सब शुरू किया है। ऑलमोस्ट 50+ ईयर्स से ही इसका रिसर्च चल रहा है, एंड दैट टू इन वेरी डिटेल्ड वे। सो ऐसे देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट ऑल वेस्टर्न कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ के बराबर ही अपना रिसर्च चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी इसका हो ही रहा है। डेफिनेटली हम लोग अभी फ़िलहाल एक नया लैब भी एस्टेब्लिश किया हुआ है। उसमें बेसिकली क्या है कि सैम्पल्स इंडस्ट्रीज से आएगा, कोल सैम्पल्स इंडस्ट्री से आएगा, अदर इंस्टीट्यूट से भी आएगा, हम लोग उसका एनालिसिस करके देते हैं। सो हम लोग वैसे कोलैबोरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी कर रहे हैं एंड अदर इंडस्ट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेट करके आगे काम करेंगे। पब्लिकेशन तो काफ़ी पब्लिश हुआ, अराउंड 30 पब्लिकेशंस है मेरा। बेसिकली इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कोल जियोलॉजी एक जर्नल है, वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा जर्नल है कोल एस्पेक्ट्स पे, तो उसमें मेरा काफ़ी सारा पेपर्स है। एनर्जी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपना इंडिया के लिए भी, अब कंट्री के लिए भी देखा जाएगा तो डेफिनेटली मेरा रिसर्च फ्यूचर में अप्लाइड एस्पेक्ट्स पे होगा, और कैसे एनर्जी को कॉमन मैन के लिए, इसके लिए और इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए कैसा यूज़ करेगा, इसके बेसिस पे आगे हम फ्यूचर में काम करेंगे। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं देख सकते हैं कि कई सारा जगह पे जो हम लोग कोल जैसे सैम्पल्स दिखता है, लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, इसके तो ये एक कॉमन मैन को समझना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इससे क्या निकल सकता है। तो बेसिकली आप साइंस, आप जब कॉमन मैन के पास पहुंच जाएगा ये सब चीज़ें, तो उन लोगों को भी पता चलेगा कहाँ इसका इम्पोर्टेंस है और इससे फ़ायदा होगा करके उनको पता चलेगा डेफिनेटली। डॉक्टर रंसी पॉल मैथ्यू, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.